हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे इकोनॉमी के करंट अफेयर्स जुलाई 2024 के फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2025। ठीक, तो ये हमारी इकोनॉमी का पार्ट 8 होने वाला है। इससे पहले हमने 7 पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। और पॉलिटी, आईआर और इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी भी इस चैनल पे हमने कवर कर ली है करंट अफेयर्स से। अगर आप नए हैं चैनल पे और अगर ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर भी हैं और आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको भी देखें। ये वीडियो अच्छी लगे आखिरी तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक, तो क्या करना है, हमेशा की तरह आपको जाना है, एक पेन और एक नोटबुक लेकर आना है ताकि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम बता रहे हैं कि कैसे कहाँ कहाँ पे आप पॉइंटर्स मीन्स में यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे प्रॉब्लम से क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको नोट डाउन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ई मोबिलिटी के बारे में। तो हाँ, एक बात और कि कल वाली जो वीडियो थी पार्ट 7 की, वो ना पोर्ट्रेट मोड में रिकॉर्ड हुई है। तो वैसे तो वो वीडियो अच्छी है, तो आप प्लीज़ उसको देख लें, थोड़ा देखने में उसको एक्सपैंड कर लें और ऐसे करके देख लें। अगर होगा तो हम उसको लैंडस्केप मोड में अपलोड कर देंगे अगर उसमें अच्छे व्यूज़ आए तो। ठीक, तो ई मोबिलिटी के बारे में हम देख लेते हैं कि मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट और प्रीलिम्स के लिए भी इसमें से पॉइंटर्स निकलेंगे। कैसे वो हम देखते हैं, चलो। ई मोबिलिटी का जो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप इंडिया है, उसकी रिपोर्ट आई है, रिलीज़ की गई है। किसने की है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है ना, गवर्नमेंट की ऑफ इंडिया, जिससे नेट ज़ीरो टारगेट्स हमें अचीव करने हैं। हमने कल की वीडियो में SDG के बारे में देखा है ना, हमने देखा कि वहाँ पे SDG में 17 गोल्स हैं जिसमें क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन, ये सब है। अब ई मोबिलिटी, अब आप समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, कि हमें इलेक्ट्रिक मोड पे आएंगे, फ्यूल इलेक्ट्रिक मोड पे हमें हमारी जितने भी ट्रांसपोर्ट है उसको कन्वर्ट करना है। इससे क्या होगा, इससे फ्यूल बचेगा और क्लाइमेट भी अच्छा होगा। तो उसकी रिपोर्ट रिलीज़ हुई है। तो आपको ये याद करना है क्या कि किसने की है, किसने नहीं की है, कब हुई है, नहीं, ये आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ बताया है कि न्यूज़ में क्यों है। तो रिपोर्ट क्या बता रही है ये ज़रूर देख लो, क्योंकि अगर ई मोबिलिटी पे क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इस रिपोर्ट का नाम लिख सकते हो और उसकी की फाइंडिंग्स आप लिख सकते हो। डायरेक्ट तो आई डोंट थिंक कि पूछेंगे। तो रिपोर्ट हाईलाइट करती है टेक्निकल एरियाज़ और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिन ऐसे टेक्निकल एरियाज़ और रिसर्च प्रोजेक्ट्स जिनमें इमीडिएट एक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है अगले आने वाले 5 सालों के लिए, जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकें और एक ग्लोबल लीडर की तरह इमर्ज हो सके इनोवेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशंस में। समझ गए आप, हमें क्या बनना है? एक ग्लोबल हम बनना चाह रहे हैं क्या? ग्लोबल लीडर बनना चाह रहे हैं, कह सकते हैं। मतलब हम अगर देखो, अच्छे कुछ कुछ टेक्निकल एरियाज़ हैं, कुछ कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें अच्छा इमीडिएट एक्शन ले लें अगले आने वाले 5 सालों में, है ना। और हमारा एक मॉडल की तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब हम अपने आप को प्रोजेक्ट करें, तो इससे हम क्या बन जाएंगे? एक ग्लोबल लीडर बन जाएंगे इनोवेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशंस में। तो कौन कौन से स्फीयर हैं और कौन कौन से मेजर्स रिक्वायर्ड हैं? ठीक है, एनर्जी स्टोरेज सेल क्या है? एनर्जी स्टोरेज सेल क्या क्या मेजर्स रिक्वायर्ड हैं? जो भी प्रोसेस चल रही है अभी लिथियम रिजर्व्स को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए, उसको बढ़ा दो, उस प्रोसेस को तेज़ी से कर दो। आई होप आपको लिथियम आयन बैटरीज की इम्पोर्टेंस, उनके बारे में मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम है तो कमेंट में बता दें। हम उसको या तो साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में कंप्लीट कर लेंगे या तो अभी आगे आने वाले पोर्शन में कहीं ना कहीं इसके बारे में ज़िक्र होना ही होना है। ठीक, तो एक्सलरेट कर लें लिथियम रिजर्व्स की जो भी हमारी ढूंढने का चल रहा है, और इम्प्लीमेंट करो जो भी ग्लोबली अवेलेबल या फिर एस्टाब्लिश्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं लिथियम को निकालने की, उनको इम्प्लीमेंट कर दो। और जो भी सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज़ अभी चल रही हैं उनको यूटिलाइज़ करो, यूज़ करो लिथियम आयन बैटरी सेल प्रोडक्शन के लिए। तो ये तो हो गया एनर्जी स्टोरेज सेल के बारे में। देन है हमारा ईवी एग्रीगेट्स। किस पे एम्फसाइज करो? हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे। किस पे? हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे। कंबाइन करो डिफरेंट एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ को, जैसे कि बैटरीज और सुपर कैपेसिटर्स। इनसे क्या होगा?
हम लोग हाइब्रिड मॉडल ला सकेंगे। हाइब्रिड मॉडल आप समझ गए कि जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पेट्रोल का हो रहा है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की पड़ रही है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का हो गया। तो क्या है ना, लोग बाग जो है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक जाने की से डरते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं आग ना लग जाए बैटरीज में, और ऐसा है कि हम बहुत दूर तक जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमारी बैटरी डाउन हो जाए और हमको फ्यूल स्टेशंस ना, इलेक्ट्रॉनिक स्टेशंस ना मिले। तो अगर हाइब्रिड मॉडल हम शुरू में उनको देंगे तो कुछ लोग उस पर भी जाने को लिए आराम से हो जाएंगे कि ठीक है, पेट्रोल पे भी स्विच कर जाती है और इलेक्ट्रिक पे भी चल जाती है। फिर है मटेरियल एंड रिसाइकलिंग। इकोनॉमिक एनालिसिस जो है रिसाइकलिंग वैल्यू चेन का, इम्प्लीमेंट करो ऐसे मेथड्स को, है ना, कैसे मेथड्स को, किस चीज़ के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को। ठीक है, बैटरीज अगर जो ख़राब हो रही हैं उनको हम रिसाइकल कर सकें, उस मटेरियल को रीयूज़ कर सकें। चार्जिंग और रिफ्यूलिंग, अभी फिर वही बात आ गई, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रॉपर इंस्टॉलेशन करो, ट्रांसमिटिंग पैड लगाओ अंडरनीथ द रोड। उससे क्या होगा, ट्रांसमिटिंग पैड से कि गाड़ी चलती जाएगी और वो बैटरी अपने आप चार्ज होती जाएगी। डिज़ाइन करो स्केलेबल सिस्टम को जिससे डायनेमिक वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजीज आ जाएं। ठीक, डिज़ाइन और डेवलपमेंट करो अडेप्टिव चार्जिंग टेक्निक से। इससे जो लोगों के मन में भय बैठा हुआ है कि भाई अभी तो इतना सारा पेट्रोल के स्टेशन कहीं पे मिल जाते हैं, अगर हमारी बैटरी बंद हो गई, ख़राब हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे उस टाइम पे, अगर हम बीच रास्ते में फंस गए। तो ऐसी चीज़ों को टेकल करना है हमें। तो क्या हमें इसको इससे हमारा क्या यूज़ निकल रहा है। तो देखो, अगर ई मोबिलिटी पे क्वेश्चन आता है तो आप इन सब पॉइंट्स को वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप खुद से अकेले पढ़ते आपको शायद नहीं समझ में आता कि यार इसको हमें कहाँ यूज़ करना है, लेकिन जब अगर आप न्यू हैं तो बाकी जो पुराने वेटरन्स हैं उनको तो शायद हाँ उनको आ जाता है। तो आप अपने नोट्स में एज अ वे फॉरवर्ड इसको कोट कर सकते हैं किसी भी ई मोबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। फिर क्या है नीड, अच्छा ई मोबिलिटी लाने की ज़रूरत ही क्या है हमारे कंट्री में। तो देखो, सबसे पहली बात एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी है। ये तो कोई आँख का अंधा भी बता देगा कि कैसे एनवायरनमेंट सस्टेनेबल हो रहा है। पेट्रोल कम हो रहा है, पेट्रोल का यूज़ कम होगा तो जो भी उससे गैसेस निकलती हैं हार्मफुल, तो वो नहीं निकलेंगी उससे। ठीक, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है, कैसे देखो आपको मालूम है ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है हमारा वो अराउंड 142 मिलियन टन CO2 फेंकता है। ठीक है, अब ये एनुअल एमिशन है उसका, जिसमें से 123 मिलियन टन्स जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट सेगमेंट अकेला फेंकता है। अब रोड ट्रांसपोर्ट सेगमेंट अकेला समझ गए आप, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में तो एयरप्लेन्स भी आते हैं, शिप्स भी आते हैं। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट है 123, मतलब सोच रहे हैं आप ऑलमोस्ट 80-90% हो रहा है ये। ठीक, तो मिलियन टन्स ये ही फेंक रहा है इतने CO2 एमिशंस। तो फिर ऑल्सो एमिशन तो कम हो ही जाएगा अगर हम बैटरी पे आ जाए। तो ऑल्सो रिडक्शन किस में होगा, जो पार्टिकुलेट मैटर्स है, पार्टिकुलेट PM मैटर्स समझते हैं आप लोग, स्मॉल पार्टिकल्स, और NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन भी कम होगा, जिससे हमारी रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स दिखती हैं। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम, कोविड के टाइम पंजाब में से हिमालयन पीक्स दिख रही थी, क्योंकि एयर इतनी साफ़ हो गई। इससे पहले कभी नहीं दिखती थी, पहले दिखा करती थी। तो उस टाइम पे, और आपने यमुना का पानी जो दिल्ली में है उसको भी क्लियर देखा होगा। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि हम लोग इतना, दिल्ली की एयर भी कभी इतनी क्लीन नहीं रही थी जितने कोविड के टाइम पे रही थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद था, रोड ट्रांसपोर्ट भी बंद था, तो लोग बाग सांस ले पा रहे थे। अलाइनमेंट करो, फिर क्या अलाइनमेंट, अब देखो क्यों कर रहे हैं हम, एक तो हमें एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी चाहिए ही चाहिए, और फिर हमने साइन कर रखा है एज हम UN की कंट्री का, UN का पार्ट है। और आपने देखा था कि कैसे सारी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट कर रखे हैं SDG गोल को फुलफ़िल करने के लिए। तो वो भी फुलफ़िल होगा SDG का क्लाइमेट वाला, और पंचामृत क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है वो भी होगा। अब ये पंचामृत, अब आप ये याद रखना है, आपको क्या याद रखना है कि जो पंचामृत क्लाइमेट एक्शन प्लान, ठीक है, कब हुआ था, प्रेजेंटेड एट COP26 किधर हुआ था, ग्लासगो, टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC।
फिर इसको, है ना, तो हम एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी भी होगी और हम इन गोल्स के साथ अलाइनमेंट भी कर सकेंगे, इनके साथ साथ चल सकेंगे। रिड्यूस करो इम्पोर्ट डिपेंडेंस का। अभी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो 80% जो है टोटल एनर्जी कंजम्पशन जो है इंडिया में उसको अकाउंट करता है। तो ये जो डिमांड है वो इम्पोर्ट क्रूड ऑयल के थ्रू ही ज़्यादातर मीट की जाती है। आप समझो, अब ये पेट्रोल है हमारे घर का थोड़ी है कि हम घर से ला रहे हैं, हम इसको इम्पोर्ट ही तो कर रहे हैं। 18% जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जा रहा है। तो अगर हम ट्रांजिशन कर जाएं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से, तो जो हमारी वल्नरेबिलिटी है वॉलेटाइल इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस के प्रति, वो कम हो जाएगी। अब मार्केट में कुछ भी प्राइस तुम ऊपर कर लो नीचे कर लो, तुम तेल के नाम पे हमें नहीं डरा सकोगे। अगर हमने कर लिया और फिर ये इतने जो हाई प्राइसेस चलते हैं फ्यूल के वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। अभी डिमांड ज़्यादा है तेल की, तो प्राइसेस भी हाई जा रही है। फिर हम लोगों की तरफ से डिमांड कम हो जाएगी तो बोलेंगे अरे अरे इतने सस्ते में ही ले लो, तो हम सस्ते में ही ले लेंगे। ठीक, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप समझ गए ना क्या समझाना चाह रहे हैं हम। फिर आता है एक्सपोर्ट पोटेंशियल। इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है। कितना? 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट। ये जो स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी है इसको हम चैनलाइज कर सकते हैं एक्सपोर्ट ऑफ ईवीज। फिर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का एक्सपोर्ट प्रोडक्शन भी कर सकेंगे। फिर अदर बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों और ज़रूरी है, जो जॉब क्रिएशन। अगर हम ईवी पे शिफ्ट कर लेते हैं तो अराउंड 10 मिलियन समझते हैं हम, 1 करोड़ डायरेक्ट जॉब्स होंगी और 50 मिलियन 5 करोड़ इनडायरेक्ट जॉब्स जो हैं ये ईवी मार्केट क्रिएट करेगा। और लो मेंटेनेंस कॉस्ट भी है ईवी व्हीकल्स की। फिर चैलेंजेस क्या हैं, ट्रांजिशन। ठीक है, सब इतना अच्छा है तो हम ट्रांजिशन कर क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि हायर कॉस्ट, ईवी जो है हायर कॉस्ट। अभी अभी हम हमारे इधर एक पहचान वाले ने ली है, वो 1,20,000 कुछ की लिए है उन्होंने ईवी। तो ऐसे सस्ती वस्ती नहीं आती, और अगर आप कम पैसों के लोगे तो वो भी हल्की चलती है। तो ईवी जो है उसमें हायर अपफ्रंट कॉस्ट है कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन के चलते व्हीकल्स के। एक्सपेंसिव बैटरीज आती हैं जिससे इनिशियल कॉस्ट जो है ईवीज़ की वो बढ़ जाती है। ठीक है, इंजन जिसके महंगे आ रहे हैं तो बनाने ईवी बनाना भी महंगा बढ़ जाता है, फिर प्रॉफिट पे बेचेंगे तो वो और महंगा हो जाता है। फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अराउंड 2000 चार्जिंग स्टेशंस हैं इंडिया में। अभी 2000 चार्जिंग स्टेशंस हैं। ये किसने की, कौन कह रहा है, कि हम नहीं कह रहे हैं, ये नीति आयोग की रिपोर्ट 2021 ही कह रही है। जो स्कार्सिटी है चार्जिंग स्टेशन से, इससे रेंज एंजाइटी हो जाती है। लोग बाग विश्वास नहीं कर पाते। रेंज एंजाइटी क्या है? रेंज एंजाइटी एक टर्म है जो कॉमनली यूज़ की जाती है उस एंजाइटी को एक्सप्लेन करने जो ईवी ओनर्स के पास होती है, कि अरे हम इससे दूर तो ले जा रहे हैं लेकिन ऐसा ना हो ये कवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और कवर नहीं कर पाई तो फिर हम कहाँ पर चार्ज करेंगे हमारा व्हीकल। इसको रेंज एंजाइटी कहते हैं। फिर है लैक ऑफ क्लीन एनर्जी। ट्रांजिशन टू ईवी जो है वो फुल्ली सस्टेनेबल नहीं है अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज जो है वो चार्ज दैम इज जनरेटेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। आप खुद ही देख लें, अब आपको अपनी स्कूटी चार्ज करनी है, अब ये बिजली है, ये बिजली भी तो कोयले से प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली यूज़ करेंगे, हमारे घर की बिजली का बिल बढ़ेगा, वहाँ पे कोल कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे, क्योंकि हमारे इंडिया में जो 50% इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का कहना है ऐसे। तो क्लीन एनर्जी कम्प्लीटली, ये जो शिफ्ट है वो कम्प्लीटली क्लीन नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, अगर हम सोलर पैनल से यूज़ कर रहे हैं सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी को, फिर हम हमारी उस चीज़ से हमारी बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक और वो है, ट्रिक है इलेक्ट्रिसिटी का। खैर आई टेल यू लेटर, अभी बताना सही नहीं रहेगा। फिर लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, कैसा कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं वेरिंग बैटरी केमिस्ट्रीज। ठीक है, जैसे कि विडा का कोई अलग कर रहा है और अलग 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 जो
ईवीज़ हैं उनको मैन्युफैक्चर करने वाले अलग अलग बैटरी केमिस्ट्रीज़ का यूज़ कर रहे हैं, चार्जिंग कनेक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं और पावर ट्रेन कॉन्फ़िगरेशंस का यूज़ कर रहे हैं। कोई भी एक स्टैंडर्ड नहीं है कि ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि आपको इस केमिस्ट्री के ऊपर ही जाना है, इस केमिस्ट्री के नीचे आप नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे तो आपकी जो भी ईवी है वो हम मार्केट में नहीं आने देंगे। ऐसा कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। आप अब कल को हमें बैटरी बनाना आ जाए, हमें ईवी बनाना आ जाए, तो हम आपको 50,000 की ईवी बना के भेज देंगे। लेकिन पता चल रहा है आपने ले ली, आपने ईवी ले ली, आपने चलाई, वो 6 महीने चली और वो ख़राब हो गई। इससे वेस्ट तो जनरेट होगा ही होगा। लोगों के मन में एक जो ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए था वो भी हार्म होगा। वो क्या कहेंगे, दे विल जनरलाइज, है ना। वैसे भी आप जानते हैं कि इंडिया के लोग, हम लोग जो हैं, कोई भी नई चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए कितना ससेप्टेबल होते हैं, कितना हेजिटेट करते हैं कि अरे करें या नहीं करें। ठीक है, हमारे इधर ही ऐसी अफवाहें उड़ती हैं। अगर हम अभी बोल दें ना कि हमें ईवी खरीदनी है, अरे वो तो चलती ही नहीं है, वो तो साल भर चलेगी, 2 साल चलेगी, फिर उसकी बैटरी चेंज होगी, उतना तो पेट्रोल ही जल जाएगा और फिर बैटरीज में आग लग रही है। तो ये क्यों लग रही है? क्योंकि चीप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। कोई स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है मार्केट में गवर्नमेंट द्वारा। फिर है ई वेस्ट मैनेजमेंट। 90% ऑफ द यूज्ड बैटरीज जो है वो प्रोसेस की जाती हैं अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री द्वारा। ठीक है, या फिर उनको लैंडफिल या गार्बेज डंप्स में फेंक दिया जाता है। इंडिया जो है वो रैंक 3rd कर रहा है ई वेस्ट जनरेशन में आफ्टर चाइना एंड यूएसए। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024। चलो ये तो हो गया हमारी ई वेस्ट से रिलेटेड पॉइंट। लेकिन कभी भी वेस्ट मैनेजमेंट से लेके क्वेश्चन आए तो आपको ज़रूर कोट करना है। लिख लो बिल्कुल, अब भी नोट्स में स्क्रिबल कर लो। ई वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएगा तो हम बोलेंगे कि इंडिया जो है वो 3rd रैंक कर रहा है आफ्टर यूएसए एंड चाइना अकॉर्डिंग इन ई वेस्ट जनरेशन अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट। ठीक है, फिर आता है कॉम्प्लेक्स वल्नरेबल सप्लाई चेन। कैसी कॉम्प्लेक्स या फिर वल्नरेबल सप्लाई चेन? ई मोबिलिटी वैल्यू चेन जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? इम्पोर्ट्स पे। अब किस चीज़ का इम्पोर्ट हो रहा है? की एलिमेंट्स का इम्पोर्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा नहीं बन रही है, ना ही हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है कोबाल्ट, लिथियम, निकल। ठीक है, लिथियम रिसोर्सेज जो है वो मेनली कहाँ पर है? लिथियम ट्राइंगल पे। आई थिंक प्रीलिम्स में 2023 में या 2022 में इस पे से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में, है ना। ये PYQs में तो है प्रीलिम्स के। अब आपका काम है कि आपको जाना है और लिथियम ट्राइंगल से लेके PYQ जो है उनको स्क्रैच करना है, उनको बिल्कुल रटना है, घोलना है। ठीक है, लिथियम ट्राइंगल जो है वो कौन सा है? ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले। यहाँ से हमें लिथियम जो है वहाँ पे कोबाल्ट निकल, इन सारी जगहों से हमको। चाइना के पास भी काफ़ी अच्छे रिजर्व्स हैं, चाइना के पास भी है, लेकिन चाइना क्या कर रहा है? उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा है। चाइना वेट कर रहा है कि लेट द वर्ल्ड फिनिश ऑल इट्स मटेरियल, फिर हम हमारा हुक्म का इक्का खोलेंगे। फिर जो है जो हमारी सुपर पावर बनने की जो लालसा है वो हम उसको पूरा कर पाएंगे। चाइना ये काम कर रहा है, पता है, क्योंकि जब किसी के पास कुछ सामान नहीं रहेगा, अभी तो लोग बाग खूब एक्सट्रैक्ट कर करके पैसे छाप रहे हैं, फिर चाइना अभी बैठा हुआ है, शांत बैठा हुआ है। फिर तो आप चाइना को ऐसे मानो या ना मानो, फिर आपको सामान लेने के लिए तो चाइना के पास जाना ही जाना पड़ेगा। ठीक, तो ये चैलेंजेस है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई आसान नहीं है ईवी बनाना। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है, क्लीन एंड सस्टेनेबल भी नहीं है इतना जितना हम सोच रहे हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है ना। ख़राब चीज़ें बना के बेच रहे हैं या फिर लोगों के मन में वहम बना रहे हैं। फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट, इंडिया 3rd है। फिर कॉम्प्लेक्स ऑफ वल्नरेबल सप्लाई चेन। फिर क्या है भाई? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है हमारे यहाँ? कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है वो यूज़ किए हैं सरकार ने ईवी के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए? तो सुनो, इसमें आप इतना सारा ना, तो आपसे इसमें प्रश्न पूछने वाला है कि 18% है कि 5% है कि 12% है कि 5% है। आप सिर्फ ये मीन्स प्योरली क्वेश्चन है, तो आपको लिखना है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम चल रही है, EMPS 2024 स्कीम चल रही है। किसने लॉन्च की है ये ज़रूर देख लो। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री इसने लॉन्च की है। EMPS स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने लॉन्च की है। फिर चल रहा है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, कि जो भी कोई भी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेगी तो हम इसको इंसेंटिव देंगे।
ठीक है। PLI स्कीम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC के लिए भी है, जिससे क्या होगा, ACC एडवांस केमिस्ट्री सेल्स जो है, अब क्योंकि गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी तो जो फाइनल कॉस्ट आएगा वो भी कम होगा, फाइनल कॉस्ट कम आएगा तो सेलिंग प्राइस भी कम होगी, जिससे लोग बाग जो है वो और मोटिवेट होंगे अपने EV वगैरह बनाने में। फिर आता है फेम फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया। फेम इंडिया स्कीम फेज़ 2 के अंदर क्या है, फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर है रैशनलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अभी कल ही हमने SDG के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कैसे हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो GST कम किया है EV व्हीकल्स पे, जिससे सस्ती हो जाए, लोग बाग और लें उसको, और हम फाइनली जो हमारा जो SDG है, क्लीन एक्शन, क्लाइमेट एक्शन, क्लीन एनर्जी का, वो गोल पूरा कर पाएँ। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो GST है वो 12% हुआ करता था पहले, अब क्या कर दिया है, 5% कर दिया है। और चार्जर और चार्जिंग स्टेशंस के जो है उस पर भी 18 से 5%, कितना कम कर दिया है सोचो। ठीक। फिर करना है, प्रमोट कर रहे हैं हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसने इशू किया है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड्स को। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ने और डिजिग्नेट भी किया है BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एनर्जी एफिशिएंसी, ऐसी है, भूल गए हम, है ना। तो को डेजिग्नेट किया है एज अ सेंट्रल नोडल एजेंसी। किसके लिए सेंट्रल नोडल एजेंसी किया है, जिससे हम नेशनल लेवल रोल आउट जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको चेक कर सकें, उसको देख सकें। फिर स्टेट इनिशिएटिव्स भी हैं काफ़ी सारे, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, KTM, UP जो है उन्होंने अपनी EV पॉलिसीज़ जो है उनको भी लॉन्च कर रखा है, ये भी हमने कल के आर्टिकल में देखा था। फिर अदर क्या है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान NEMMP 2020। फिर है EV 30@30 कैंपिंग, जिससे हम एटलीस्ट 30% न्यू व्हीकल सेल्स जो है इलेक्ट्रिक कर देंगे 2030 आते आते। नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड स्टोरेज, ठीक है, नेशनल, ये भी हमारी एक स्कीम चल रही है। तो ये सब स्कीम्स जो है ये किसके लिए चल रही हैं हमारी, ये चल रही हैं हमारी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाने के लिए। देखो ये क्वेश्चन जो है ये पूछ सकता है डेफिनेटली, आप नहीं मान रहे हैं, अगर आपको हम पे विश्वास नहीं हो रहा है तो जाके अपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जो PYQs हैं उनको पलटें, और उससे आपको समझ में आएगा कि कैसी चीज़ें जो हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अब अभी हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि अब ये सितंबर का मंथ ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, आप देख लें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बचे हैं। आप अपना बिल्कुल सोच लें कि प्रीलिम्स देने के बाद जैसे हमारे 3 महीने बचते हैं ना मेंस के, वो प्योरली आप इसको ऐसे ही सोच लें, और आप CS1 से लेके 4 और ऑप्शंस जो हैं एटलीस्ट ये तो अपने तैयार कर ही लें, चाहे दिन रात एक करना पड़े आपको, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो टफ़ होता जा रहा है, CSAT भी टफ़ होता जा रहा है, और हम तो ये कहेंगे कि आधा 1 घंटा या फिर हर संडे आप CSAT को भी अभी से देना चालू कर दें, है ना। इससे आप बाद में यू विल थैंक मी लेटर एंड योर सेल्फ एज वेल इफ़ यू लिसन टू माई एडवाइस। ठीक है, कि ठीक है मैम ने कहा था तो हमने उस चीज़ को सुना और हमने इम्प्लीमेंट किया, जिससे आप जनवरी में इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे ना, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स के बाद सिर्फ 80 या 87 डेज़ ही मिल रहे हैं मेंस प्रिपेयर करने के लिए। उस टाइम में आप मेंस 365 पढ़ेंगे, PYQs देखेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे या नोट्स बनाएंगे, इसलिए PYQs अभी देख लो, मेंस 365 देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आप विजन का ये जो चल रहा है मंथली मॉड्यूल वो आप अभी देख लो, 2 काम आपके कम हो गए। PYQs का आंसर राइटिंग अभी कर लो, तो फिर आपको प्योरली उस टाइम पे आंसर राइटिंग और नोट्स भी अभी आप बनाते चलो, तो उस टाइम पे सिर्फ आपको रिविज़न और आंसर राइटिंग टेस्ट लगाने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा, जिससे बिल्कुल आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा सिलेबस छूट गया है, और आप कॉन्फिडेंटली पेपर देंगे, और कॉन्फिडेंटली आपको बिल्कुल आपको मतलब शॉर्ट आपको कॉल आएगा ही आएगा इंटरव्यू का, क्योंकि यही एक तरीका है। जिनको भी इंटरव्यूज़ के कॉल्स आते हैं वो मोस्टली उनमें से जो है वो अभी प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक, तो फिर अब हम वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि चैलेंजेस देख लिए हमने ये मोबिलिटी के, फिर हमने गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं वो भी देख लिए हमने। ठीक, और फिर हमने देख लिया कि कैसे आप वे फॉरवर्ड में इधर से भी पॉइंटर्स लिख सकते हैं।
तो वे फॉरवर्ड क्या है भाई, जो स्टैंडिंग कमेटी है इंडस्ट्री ऑन इंडस्ट्री, और उसकी एक रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री। इसको भी आप कोट कर सकते हैं, रिकमेंड करती हैं इन वेज को। पहला क्या है, फॉर्मुलेट करो बैटरी टेक्नोलॉजी स्वैपिंग पॉलिसी। ठीक है, कैसे कि बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी क्या होगा, कोई भी आपकी बैटरी ख़राब हो गई है आपके व्हीकल में से, ठीक है, फुली उसको आप ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं स्वैपिंग स्टेशंस पे। ठीक, अब ये जो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन ऑपरेटर्स जो है उनका एक नेटवर्क ऐसा बनाया जाएगा। फिर स्टैंडर्डाइजेशन, हमने ऊपर देखा कि लोग स्टैंडर्ड्स ही नहीं है कोई भी मार्केट में ईवीज़ को मैन्युफैक्चर करने के, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो साथ में आए और अडॉप्ट करें कॉमन स्टैंडर्ड को। ठीक है, चार्जिंग पोर्ट से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड, और एक इंटरऑपरेबिलिटी जो है उसको इंश्योर करें। फिर फोकस करो इंफ्रास्ट्रक्चर को, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर को, चार्जिंग स्टेशन जो है उनको सेटअप किया जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं ये भी अपने चार्जिंग स्टेशंस खोल सकते हैं, और इनसे जो है वो काम भी एक्सेलरेट हो जाएगा। और इनको ऐसे ऑफ़र करो अश्योर्ड रिटर्न की, आप घाटे में नहीं जाएंगे। फिर सेटअप करो डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब्स को, इंडस्ट्रियल पार्क्स को, किस चीज़ के लिए, बैटरीज मैन्युफैक्चर करने के लिए, सेल्स, ईवी, ऑटो और कंपोनेंट। इससे काम जो है वो फास्ट फेस पे चलेगा, सस्ता भी रहेगा और लोगों को अवेलेबिलिटी भी जल्दी रहेगी, और जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। फिर है फाइनेंस अवेलेबिलिटी, अभी हमने देखा ईवी जो है इसको किसके अंदर, PSL के अंदर ले आओ। कोई भी अगर मैन्युफैक्चरर है ईवी का, उसको जो है वो क्रेडिट मिल सके PSL के अंडर। देन आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अलोकेट करो ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स को, किस में, ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने में जो कि रिलाय करते हैं, जैसे कि ई बसेस हो गए, है ना। भोपाल में आपने देखा होगा, इंदौर में आपने देखा होगा, और शायद दिल्ली में तो आई हैव नॉट सीन, भोपाल और इंदौर में आई हैव सीन कि कैसे जो बसेस हैं पुरानी वाली उनको हटा देते हैं, और कुछ कुछ तो शायद क्लीन फ्यूल CNG पे भी चल रही हैं। फिर आता है वाइब्रेट सप्लाई चेन मैकेनिज्म, गवर्नमेंट जो है उनको ऐसे इनिशिएटिव्स लेना चाहिए जिससे एक्सट्रैक्शन जो है लिथियम, कोबाल्ट, निकल, जो भी मतलब जो कि ज़रूरत पड़ता है सामान ई मोबिलिटी, ई व्हीकल्स बनाने के लिए, उन सामान का एक्सट्रैक्शन आसान से हो सके। ठीक है, तो सप्लाई चेन मैकेनिज्म जो है उसको हम ऐसे वाइब्रेंट रख सके, कहीं से भी आ जाए, किसी एक पे हम डिपेंडेंट ना रहें। आई होप आई वॉज नॉट टू फास्ट टुडे, और आपको पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी प्यार से समझ में आया होगा, और कहाँ पे आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, आपको कहाँ पे कैसी चीज़ें लिखना है, और आपको कैसे PYQs पे ध्यान देना है, और कैसे प्रीलिम्स में से क्वेश्चन बन सकता है, और कैसे मेंस में से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से ऐसा। और एक डेटा बैंक और रह गया है कि स्टेटस जो है ई मोबिलिटी का इंडिया में क्या है, लेस देन 1% जो टोटल व्हीकल्स हैं वो EV में आते हैं। सोचो सिर्फ इतने कम व्हीकल्स जो हैं वो EV में आ रही है। कौन कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक, हमने सही कहा था। EV इंडस्ट्री जो है एक्सपेक्ट कर रहा है ग्रो एट द CAGR ऑफ 47% बाय 2030। ये डेटा बैंक है। आप ई मोबिलिटी पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको डेफिनेटली कोट कर सकते हैं। सो आई होप हमने आपको जो भी समझाया आपको समझ में आया होगा, और आप ये वीडियो आखिरी तक देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो वेरी मच मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, और हो भी सकता है किसी को वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो वो स्किप कर गए हो। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो अच्छी तो लगती है लेकिन सोचते हैं कि अब हम बाद में देख लेंगे। तो आई होप आपने ऐसा नहीं किया होगा, और अगर कर रहे हैं आप तो प्लीज़ बाद में देख लें, और नोट्स बनाना ना भूलें। क्योंकि हम ये बात रिपीट बार बार कर रहे हैं क्योंकि आपको जनवरी और फरवरी में हमारी बातों का जो एसेंस है वो समझ में आएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो। विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वन। तब तक के लिए आप पढ़ें और बढ़ें, है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक सिर्फ इकोनॉमी में 2 पार्ट्स और रह गए हैं जुलाई 2024 का। वो हम जल्दी से कंप्लीट करके फिर हम वी विल जंप इनटू इन्वायरमेंट का हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे, मेनली मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी जो भी क्वेश्चन होंगे प्रोबेबल आई विल टेल यू देन एंड देयर। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।